आमने सामने में आज हमारे साथ हैं अंबिका सोनी जी। इनकी पर्सनालिटी या शख्सियत जिसको कहा जाए उसे कौन नहीं जानता। 10 जनपद के करीबी हैं और आज की डेट में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जैसा अहम मंत्रालय इनके पास है जिसे बहुत ही हाई प्रोफाइल कहा जाता है। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अंबिका जी, ये कहा जा रहा था कि आपको मंत्रिमंडल में वापस जब लिया जाएगा तो शायद वापस आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में काम किया था या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो आपका काम था तो शायद रिपीट होगा, लेकिन मुझे भी ऐसा ही अंदाज एकदम सडनली एकदम हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री आप एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं समझती हूँ हर मंत्रालय में अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं और मैं तो उसको उसी तरह ले रही हूँ। आज की डेट में ना जैसे होड़ लगी पड़ी है, 100 डेज में हर मंत्री का एक एजेंडा है कि 100 दिन में ये काम करने वो काम करने। तो आपका क्या एजेंडा है? कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या एजेंडा आपका है। ऐसी बात नहीं। देखिए, राष्ट्रपति जी के संबोधन से ये दर्शाया गया था कि कौन से हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स यूपीए सरकार के होने जा रहे हैं और उनमें 100 दिनों में कुछ 12 प्रोग्राम निर्धारित किए गए थे और मेरे मंत्रालय को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि इन तमाम मंत्रालयों को और मंत्रियों को एक मीडिया के साथ इनका इंटरैक्शन हो, इन प्रोग्राम्स को अपने डीएवीपी या फील्ड पब्लिसिटी के जरिए, दूरदर्शन या आकाशवाणी के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को जानकारी भी हो कि क्या कुछ सरकार उनके लिए करने जा रही है। लेकिन बेसिक जो इस मिनिस्ट्री के मुतालिक कोई खास कार्यक्रम जैसे सामने नहीं आया है। तमाम मुद्दे हैं, कंटेंट कोड की बात थी, तो इन मुद्दों पर आपका क्या, आपका रोड मैप क्या है? नहीं, देखिए, कंटेंट कोड जब सोचा भी गया था 26/11 के बाद, तो उसके बारे में एक जो देश में चर्चा हुई वो अनुकूल नहीं थी और इस हद तक मामला बढ़ गया था कि प्रधानमंत्री ने स्वयं उस पर कुछ अपनी टिप्पणी की थी कि हम लोग कुछ भी ऐसी बात नहीं लाना चाहते जो लोग आज के दिन 21वीं शताब्दी में सेंसरशिप के तौर पर समझें। वो कुछ आगे बढ़कर जिला अधिकारियों तक कुछ अधिकार सौंपे जा रहे थे जो उचित मुझे नहीं लगते हैं। कुछ 2 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, एनबीए हो या आईबीएफ हो, खुद उन्होंने जन्म लिया है, आप सब उसके मेंबर बने हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरा मकसद तो ये है कि आपकी ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज के साथ मैं जितना काम कर सकूं, जो सहूलियत, जो जानकारी आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जाए सही समय पर। एक आपके पीछे रहते हुए जो आपको मदद मिल सके मैं इस मंत्रालय से वो देने का प्रयास करूं। आपकी मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट आया, आपका भी स्टेटमेंट आया कि एक नोडल एजेंसी बनेगी जो इस तरीके की खुदा ना खास्ता कभी इवेंट्स हुए तो इस एक नोडल एजेंसी की तरफ से ही इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट किया जाएगा। तो क्या ये नोडल एजेंसी तैयार हो गई है? ये सुझाव था आपके प्रतिनिधियों का, आईबीएफ और एनबीए का, लेकिन जो उस वक्त सुझाव आया था कि वो है कि एक आइडेंटिफाइड एजेंसी, नोडल एंटिटी होनी चाहिए जो ऐसे मौके पर मैन मेड और नेचुरल क्राइसिस में हम अथॉरिटेटिव न्यूज आप तक उपलब्ध करवा सकें। उस वक्त आप हमें एक्सेस करें कोई और जानकारी हासिल करने के लिए, वो जानकारी आपको मिल सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। अब वो एक छोटा आइडेंटिफाइड नोडल एंटिटी होगी या एक पूरा एक ढांचा तैयार करेंगे, इसमें अभी चर्चा चल रही है और आखिरकार प्रधानमंत्री से तो स्वीकृति लेनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं सोचती हूँ ये जरूरी है क्योंकि मुंबई के हादसे के बाद ये महसूस हुआ था कि उस वक्त ऐन मौके पर कोई हम किसको एक्सेस करें ये कमी महसूस की गई थी। तभी अलग अलग जानकारियां मिल रही थी, उससे कुछ कंफ्यूजन और कुछ रॉन्ग रिपोर्टिंग होने की बात भी आगे आई। लेकिन ये एंटिटी ऐसा कुछ इन प्लेस, मैकेनिज्म इन प्लेस करें, ये मेरा प्रयास जरूर रहेगा। जब सुषमा स्वराज जी आईएनबी मिनिस्टर थी तब उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया था
कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का, कैश का, वो मुद्दा काफी पॉलिटिकल हो गया बाद में। उस मुद्दे पर आपकी या आपकी सरकार की या आपके मंत्रालय की क्या राय है? मैं चाहती हूं कि लोगों के पास हम ऑप्शंस दे सके, उनके ऊपर कोई आर्थिक बोझ बढ़ाए बगैर। मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी की जो एक तरक्की हुई है, उसके साथ गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट की इजाजत की प्रोसेसेस हम एक रफ्तार पे चला सके। मैं समझती हूँ आज मेरे सामने वो सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, दूरदर्शन को लेकर के आपके मंत्रालय का क्या रवैया है? जिस समय दूरदर्शन को ऑटोनोमस प्रसार भारती बोर्ड के साथ किया गया था या उसको प्रसार भारती बोर्ड बनाया गया था, उससे लेके आज तक में पूरा माहौल बदल चुका है। एक प्रोफेशनलिज्म की बात होनी चाहिए। अगर हम बेशक ऑटोनोमस एक्ट के तहत एक बोर्ड बना लें, हम सरकार से अपने आप को अलग दिखाने के प्रयास भी करें और फिर इकोनॉमिकली वायबल ना हो और सरकार पर निर्भर रहें अपने फाइनेंसेस के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्ट लगता है मुझे। ये बात अलग है कि आज माहौल बदल चुका है। आप टाल ठोक करके उसको लाइए सरकार के अंदर, देखते चलिए आगे होता है क्या। तो क्या सरकार नहीं, सरकार के तहत लाना उद्देश्य नहीं है मेरा। दूरदर्शन को एक प्रिफर्ड चैनल के रूप में बनाना मैं समझती हूँ ये चुनौती है। पर आपको लगता नहीं कि बहुत ही जैसे बोलते हैं अपहिल टास्क होगा प्रोफेशनल करने? देखिए, मैं अनुराधा, मैं आपसे कहना चाहूंगी आपका चैनल बहुत अच्छा है, मैं स्वयं भी उसको काफी देखती हूँ, लेकिन दूरदर्शन न्यूज के बारे में हाल में मुझे बहुत तारीफ के शब्द सुनने को मिले हैं। लोग कहते हैं कि कई और न्यूज चैनल्स अब इतनी और आलू फालतू और एक्स्ट्रा चीजें ले आए हैं, क्राइम हो या फिल्म का हो। दूरदर्शन पर आपको सॉलिड न्यूज लगातार मिलती है। आज लोग दूरदर्शन न्यूज को देखना पसंद भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ काफी ऑथेंटिक न्यूज मिल रही है, सनसनी से अलग। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन ये जो पूरा जो महकमा है दूरदर्शन का, पूरा जो डिपार्टमेंट है, उसको आपको लगता नहीं कि सरकार के अंडर ले आना चाहिए? जब वो सरकार से पैसा ले रहे हैं, पब्लिक फंडिंग उनकी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, एम्प्लॉयज भी आज तक सरकार के ही उनके डीम्ड हैं, तो फिर वो क्यों ऐसा ऑटोनोमस बॉडी क्यों बनी हुई है? क्योंकि एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है। अब उस एक्ट में कुछ संशोधन करना चाहे मेंबर पार्लियामेंट, आज तो पार्लियामेंट ऑन है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी जो नीति लगे, क्योंकि पार्लियामेंट के जारी होने के वक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात सदा चर्चा का विषय रहना चाहिए, एक विवाद होना चाहिए, लोगों की राय मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अगर वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं और देश का पैसा लगा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो ये चुनौतियां अगर हम एड्रेस कर सकें तो बेशक वो प्रसार भारती के तहत ही काम करें, लेकिन एक कनेक्टिविटी जो है वो तो हमें पूरा उसका उपयोग और फायदा तो मिलना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इस तरह से मेरा मंत्रालय, मैं चाहती हूँ कि इन चुनौतियों को एड्रेस करे। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मिनिस्टर थी कल्चर की भी, तो एक सेतु समुद्रम के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई। आज जब आप उस मिनिस्ट्री में नहीं हैं, तो हाउ डू यू सी दैट कंट्रोवर्सी? आज नहीं, उस वक्त भी ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर राजनीतिक कारणों के लिए पैदा की गई थी। जो एफिडेविट की बात कर रहे हैं, वो एफिडेविट था ही नहीं जहां हम लोगों ने संशोधन किया। वो एफिडेविट बनाया था डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने खुद बनाया था, तो तब भी हमने उसमें संशोधन किया, कई लाइनें हटाई, कई जगह पर संशोधन हुए, और जो फाइल किया गया एफिडेविट था वो संशोधन किए बगैर हुआ। तो जिन अफसरों की ये लापरवाही थी उन पर एक इन हाउस गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक इंक्वायरी चली है, जो तरीका है। क्योंकि मुझे मालूम था कि पढ़े बगैर, उसमें सब कुछ देखे बगैर कुछ मैंने दस्तखत किए नहीं, मेरे सामने था। फिर कहा कि अब ये एफिडेविट फाइल किया जाए, और फिर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भेजा गया। वहां किसी की लापरवाही हुई कि उन्होंने उसको नहीं तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी थी उसको ही भेज दिया। बात ये हुई, जैसे ये पता चला एकदम हम लोगों ने जज के सामने एक एप्लीकेशन दिया कि गलत एफिडेविट फाइल हुआ है, और गलत एफिडेविट फाइल करना एक गुनाह है, वो मेरे दस्तखत के बगैर है, और उस एफिडेविट को वापस लेकर सही एफिडेविट फाइल
watch more, log on to www.news24online.com.